व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज के क्लास 7th की साइंस का लेक्चर ये रहने वाला है और मैंने क्लास 7th के बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ, चैप्टर्स को कवर कर चुका हूँ। सो अब ये नया चैप्टर आप लोगों के सामने है, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। 3 टॉपिक इसमें है, तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे वेरी डिटेल में, ठीक है। विंड्स क्या होता है, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन क्या होता है, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास 6 में भी हम लोग इसकी जिक्र किए थे। तो इस वजह से, और क्लास 7 में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 में जाओगे तभी भी आपको पढ़ने को मिलेगा, और क्लास 9th में जाओगे तो तभी भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं, और एक छोटी सी घटना दे रखा है आपके चैप्टर में, एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो छोटी सी घटना दे रखा है। अब इस घटने को देखते हैं क्या है। उड़ीसा में एक घटना घटा था साइक्लोन को लेकर। जब विंड्स स्पीड ज़्यादा हो जाती है, विंड्स एक्चुअली होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। विंड्स हमारी सराउंडिंग एयर में जो मूविंग ऑफ द एयर है, जो एयर मूव करती रहती है, उसी को हम लोग विंड्स बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन वो एयर जब नॉर्मली विंड जब मूव करती है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वही विंड्स, वही एयर अगर एक हद तक मूव करने लगती है, एक स्पीड के साथ, एक फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ने लगती है, तो वो विंड्स हमारे लिए खतरनाक चीज़ हो जाती है, साबित हो जाती है। तो इसीलिए बात करते हैं हम लोग। तो विंड्स क्या है, एक्चुअली सराउंडिंग ऑफ द मूविंग ऑफ द एयर है, जबकि जो विंड्स होता है ये नॉर्मली स्पीड देखने को मिलती है जब, तो इसको हम लोग विंड्स बोलते हैं, एयर बोलते हैं। आसपास हवाएं जो चल रही हैं, कोई भी गैस हो सकती है, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कोई भी गैस हो जो सराउंडिंग में वो चलती रहती है, तो एक्चुअली हमारा क्या है, विंड्स है। लेकिन वो विंड्स हमारे अगर नॉर्मल स्पीड में रहता है तो हम उसको विंड्स बोलते हैं। लेकिन वही विंड्स का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जैसे उड़ीसा में एक घटना दिखाया गया है, एक कंडीशन ले लेता है। उड़ीसा में घटना क्या दिखाया गया है, उड़ीसा में घटना बताया गया है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि 200 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से हमारा विंड्स चल रहा, और जब ये विंड्स चला, विंड की स्पीड कितना थी, 200 किलोमीटर प्रति आवर, ऑन 18 अक्टूबर 1999 की बात है ये, 1999, 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के क्षेत्र में ये स्पीड से, विंड के स्पीड जो थी 200 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये विंड चली थी। और ये साइक्लोन एक सिम्स्ट तरीके से था, जिसमें 45,000 करीब घर थे। उसके बाद भी अगर बात करें तो उसमें 7 लाख करीब लोग होमलेस हो गए थे। तो इतने घर और इतने लोगों का होमलेस होना काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। 7 लाख करीब जो लोग थे उनका घर डूब गया पानी से और साइक्लोन से। तो ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि साइक्लोन के साथ साथ हमारा बारिश भी चालू हो जाती है, तो इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं होमलेस हो गए और ये विंड्स विकराल रूप ले लिया। फिर उसी साल बोल रहा है, ऑन 29 अक्टूबर सेम ईयर, उसी साल बच्चों 29 अक्टूबर को फिर से पहला हुआ था 18 अक्टूबर को, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 29 अक्टूबर को इसी साल में सेकेंड साइक्लोन आया, और जो कि ये पहला वाला 200 किलोमीटर प्रति आवर था, तो सेकेंड वाला 260 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, और भी ज़्यादा तेज़ बढ़ गया। और ये हीट साइक्लोन उड़ीसा में फिर से आया, और फिर से हमारे बहुत सारे लोगों का जान लेकर चला गया, लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं इनको इफेक्ट करके चला गया। करीब करीब माना जाता है कि डाटा है कि 1000 लोगों ने अपना जीवन को खो दिया। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। और 9 मीटर के हाइट से ये साइक्लोन आया था। एक छोटी सी आप लोग का स्टोरी दे रखा है, एक साइक्लोन का एक घटना दे रखा है, ताकि आप सब समझ आ जाए आपको कि साइक्लोन और विंड्स कितना खतरनाक हो सकता है। आइए अब बात करेंगे विंड्स के बाद कि साइक्लोन क्या होता है इसके बारे में, उसके बाद स्टॉर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में।
तो देखिए अब एयर प्रेशर के लिए अगर बात करेंगे कि एयर प्रेशर होता क्या है। आपने नॉर्मली अपने आसपास सराउंडिंग में और हम लोग नेचर के साथ इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे और हमारे ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करते हुए चलेंगे इस चैप्टर को। थोड़ा सा ज्योग्राफी के क्षेत्र से इसको देखिए तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल एरिया को भी कवर करता है आपके, अगर अर्थ की बात की जाए, क्योंकि साइक्लोन कैसे आता है, मानसून कैसे आता है, इसके लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विंड्स क्या होता है, विंड्स कैसे बनती हैं, अगर ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं, लार्ज लेवल पे स्पीड बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है विंड्स की, तो क्या हमारे लिए इम्पैक्ट डाल सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो एयर प्रेशर है ये क्या होता है। आखिर विंड्स का जो प्रेशर है, विंड्स का जो हार्मफुल हमारे एक्टिविटी में डाल देती है, हार्मफुल डाल देती है हम लोगों के लिए, लिविंग लाइफ को ख़राब कर देती है, आखिर वो कैसे करती है एयर प्रेशर की तरह। एयर प्रेशर होता क्या है, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा छोटी क्लास में जब आप होंगे या जब आप साइकिलिंग करते होंगे तो आपने याद किया होगा और इसको महसूस किया होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो टूवर्ड्स साइकिल चलाते हो रोड पे, तो बाईसाइकिल में क्या होता है कि अगर पीछे से एयर रहती है तो आपको जाने में आगे आसानी महसूस होती है। दैट मीन्स कि एयर प्रेशर आपके पीछे से क्या हुआ है, लगा होता है, आपको ज़्यादा प्रेशर साइकिल पे अपने पॉडल पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही हमारा एक्चुअली एयर प्रेशर होता है। नॉर्मली हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में हर एक रोज़ हम कहीं ना कहीं एयर प्रेशर को देखते हैं। अगर कोई फ़ैन चल रहा है आपके पेजेस उड़ने लगते हैं, बिकॉज क्या रीज़न है, वो एयर प्रेशर है। एयर का जो प्रेशर हम लोग महसूस करते हैं, जब आपको पंखा बंद कर दिया जाता है, एक रूम में फ़ैन बंद कर दिया जाता है, तो आपको क्या महसूस होती है, गर्मी महसूस होने लगती है। यानी कि आप एयर को नहीं समझ पाते हो, एयर को महसूस नहीं कर पाते हो, और वहीं जब आप फैन ऑन कर लेते हो तो आपको एयर प्रेशर महसूस होने लगता है। तो यही एक्चुअली एयर प्रेशर होता है। लेकिन हम फैन वाले एयर प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस एयर प्रेशर की जो हमारी अर्थ के द्वारा लगाई जाती है। इस पूरे सराउंडिंग में, हमारे पूरे इस अर्थ पे जो एयर प्रेशर लगता है, वो एयर प्रेशर कितना हार्मफुल हो सकता है उसकी बात करेंगे। वो एयर प्रेशर हम अभी ने देखा, अभी हम लोगों ने, कि जो ओडिशा में जो कांड हुआ था, यानी कि जो दुर्घटना हुई थी एयर प्रेशर की वजह से, विंड्स की वजह से, वो कैसे क्रिएट किया माहौल को, कैसे सिचुएशन को बदल दिया और कितने सारे लोग डेथ कर गए। तो वहीं एयर प्रेशर की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है, सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो एयर प्रेशर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और ये लिखा गया है, द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन कोल्ड एयर। ठीक है, वार्म एयर हालांकि लाइटर होती है कोल्ड एयर से, लेकिन क्रिएट कर देती है माहौल को, बहुत सिचुएशन को ख़राब क्रिएट कर देती है। अब थोड़ा सा इसको जियोग्राफिकल एरिया से अगर देखें इस चैप्टर को, क्योंकि हमको हर एक पॉइंट को लेकर चलना है, और एज द स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको कहीं से भी कोई भी टॉपिक हो मिस नहीं करो। इसलिए मैंने इसको एक तरह से जियोग्राफिकल एरिया से भी लेकर चल रहा हूँ। जियोग्राफिकल एरिया से अगर कनेक्ट करेंगे इस चैप्टर को तो हम पूरा इसका थीम समझ पाएंगे कि चैप्टर हमको बताना क्या चाह रहा है। आखिर आप क्लास 7th में हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है इसको, तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे। और ये आपने ज्योग्राफी अगर लिए हो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, तो ज्योग्राफी में भी आपको चीज़ें कनेक्ट करने के लिए आ सकती हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी शायद थोड़ा बहुत होगी। नहीं है तो आज हम ज्योग्राफी भी आपको लर्न करा देंगे। ठीक है, तो तैयार रहिए, कलम कापी ले लीजिए, नोट्स करते रहिए। अगर इस टॉपिक को अगर आप नोट कर लिए तो मैं दावा कर रहा हूँ कि आपके ज्योग्राफी के क्षेत्र से हो, कहीं क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। हालांकि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल एरिया भी आपको बताऊँगा, और इसी के साथ बताऊँगा कि एयर प्रेशर वो बनती कहाँ से है, विंड से स्टॉर्म्स बनते कहाँ से है, साइक्लोन आता कहाँ से है, और मानसून बनता कैसे है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इसी हमारे इस ग्लोब से मिलेगा। ठीक है, और ये ग्लोब जो है हमारा, ये पृथ्वी का एक ढांचा तैयार किया गया है इस ग्लोब में,
और इसी ग्लोब में हम बात करेंगे कि होता कैसे है, क्या सिचुएशंस होती हैं, और क्या हमारे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो बने रहिए। देखिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि पोल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी तो होगी भी, लेकिन बता दे रहा हूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें। जो पोल्स होती हैं गाइज, ये अपर साइड एंड लोअर साइड, ये दो पोल्स आपको देखने को मिलती है। एक पोल्स को अगर हम एक डायरेक्शन के तरफ से देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट आप जानते हो। तो नॉर्थ और साउथ पोल हमारा ये चीज़ हो गई, एक पोल हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल। ठीक है, अब जिस हम टॉपिक में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हुए आ रहे हैं, एक्चुअली है कहाँ वो, तो ये हमारा पैरेलल है लैटिट्यूड का। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान देनी है, ये हमारा लैटिट्यूड का पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देनी है। अब बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर ये है, हमारे 3 लाइन्स आपको अगर आप देखोगे मैप में, अपने ग्लोब के मैप में, अर्थ पृथ्वी को, तो 3 लाइन्स आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपको एक भूमिका दिखाया गया है यहाँ पे, एक तरह से आपको सिलेबस में, ये टॉपिक्स में, चैप्टर्स में दिखाया जाता है 3 लाइन। हालांकि ये 3 लाइन हमारे एक्चुअली है नहीं फिजिकल रूप में। ठीक है, तो इसको ऐसा मत मान लेना कि फिजिकल रूप में 3 लाइन है, 3 लाइन कहीं नहीं है फिजिकल रूप में, अगर आप पढ़ोगे तो। आगे टॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश की जाती है किताबों के द्वारा। टॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23 नॉर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे उसके जो होता है वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, जो कि 23 साउथ होता है। तो 23 नॉर्थ, ये 23 साउथ, ये आपको ध्यान देनी है। ऊपर वाले को टॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं और नीचे वाले को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे जरूर कमेंट करिए इसको। बीच वाले को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी दिशा कहाँ जाने वाली है, इसका जो डिग्री है वो क्या होने वाली है। इक्वेटर मीन्स इक्वल, और इक्वल का मतलब शून्य। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने सही। तो इसकी डिग्री जो होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेटर की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 क्या साउथ, इसको साथ में बोलना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है आपसे। टॉपिक ऑफ कैंसर 23 नॉर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी नीचे इसके अगर आएंगे, और किसके नीचे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे अगर आएंगे और टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर जाएंगे तो हमारा कौन सी सिचुएटेड एरिया पड़ती है। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अगर नीचे आते हैं, अगर आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आपको अंटार्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, जो कि 66 साउथ होता है। ठीक है, 66 साउथ होता है इसकी डिग्री अंटार्कटिक सर्कल की। अगर टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हो आप, तो आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिक 66 नॉर्थ। ठीक है, अंटार्कटिक 66 नॉर्थ। फिर इसके बगल में अगर जाओगे तो प्राइम मेरिडियन देखने को मिलता है। प्राइम मेरिडियन आपने अगर एक्चुअली पढ़ा नहीं होगा अभी, तो प्राइम मेरिडियन देखने को मिलता है। प्राइम मेरिडियन में ही आपका जो समय गति होती है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाता है, और हमारा जो एक्चुअली जो टाइम जोन है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो प्राइम मेरिडियन है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मैंने ये हमारे ये चिन्ह दिखाए गए हैं हमारे द्वारा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एरोस, तो ये एरो के ऊपर आपको, एक एरो के ऊपर देखने को मिलेगा साउथर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। इक्वेटर क्या कर रहा है, ग्लोब को बांट रहा है, पृथ्वी को बांट रहा है एक दूसरे इक्वल पार्ट में। ठीक है, जब इक्वल पार्ट्स में बांटता है तो एक इक्वल पार्ट्स को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरे को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। जबकि हम पहले से ही जान रहे हैं कि जब साउथर्न हेमिस्फीयर है तो इसको साउथ पोल बोल देते हैं, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल देते हैं। तो ये बात को आपको समझनी है। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं इसमें साइक्लोन्स कैसे आते हैं, विंड्स कैसे बनती है, और साइक्लोन की दिशा कैसे चेंज होती है।
और एयर प्रेशर होता कैसे है। जब आप क्लोज जाएंगे किसके, इक्वेटर के। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ज्योग्राफी कहानी तो ख़त्म हो गई, अब मैं साइंस में जा रहा हूँ। जो क्लोज होता है इक्वेटर के, जब हम जाते हैं क्लोज इक्वेटर के, तो हमारा जो सन का हीट है, सन का जो हीट है, जो सन लाइट होती है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलती है। जब आप इक्वेटर के पास आओगे तो सन की लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से आपकी वार्म कंडीशन देखने को मिलेगी। जो एयर होगा वो वार्म बन जाएगा, गर्म बन जाएगी, और जब एयर गर्म बनती है तो वार्म बन जाती है, और जब वार्म बनती है सनलाइट की वजह से, और वार्म किस लिए बनती है, तो सनलाइट की वजह से बनती है। ये भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ सकती है, क्यों सनलाइट की वजह से बनती है वार्म इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट का जो कहीं ना कहीं वो होता है, सनलाइट वो तगड़ा होता है। द वार्म एयर राइज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड। और जब वार्म एयर यहाँ पे बन जाती है तो हमारा जो कोल्डेस्ट जो कोल्डेस्ट एयर है वो 0 से 30 डिग्री पे लेटीट्यूड पे चला जाता है। ठीक है, 0 से 30 डिग्री लेटीट्यूड पे चला जाता है हमारा जो कोल्ड एरिया है, जो कोल्ड एयर है। ठीक है, और आपको मैं पढ़ाया भी था पिछली क्लास में कि एयर का जो डिफाइन करने की कैटेगरिया है ये क्या होती है। जब एयर मैक्सिमम होती है, कोई भी एयर, तो मैक्सिमम वाली एयर क्या होती है, डाउन होती है। ठीक है, और मिनिमम वाली एयर जो होती है अपवर्ड फॉर्म में चली जाती है। तो ये एयर का कहीं ना कहीं ये चेंजेस देखने को मिलता है। जब एयर, जो भी एयर, या हीट एयर हो या कोल्ड एयर हो, जो एयर मैक्सिमम होगी वो हमारे डाउन में रह जाएगी, क्योंकि भारी चीज़ें क्या होती है, नीचे रहती है। उस तरह से आप समझ सकते हो। और बाकी जो लो वाले एयर है, लो प्रेशर की जो एयर है, अगर लो प्रेशर के एयर अगर लो प्रेशर की एयर अगर गर्म होगी तो आपको गर्म फील देखने को मिलेगा एयर सराउंडिंग में। लेकिन अगर लो प्रेशर की एयर अगर ठंडी है तो आपको ठंडा एयर देखने को मिलेगा सराउंडिंग में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गर्मी के दिनों में वार्म कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सन का जो लाइट है ये ज़्यादा लार्ज लेवल पे इक्वेटर पे हार्मफुल करता है, और इस वजह से हमको गर्मी के दिनों में ज़्यादा वार्म एयर देखने को मिलती है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो ये हमारा एयर का कैटेगरिया थी चेंज करने की, और 0 से 30 डिग्री पे हमारा लैटिट्यूड पे कोल्ड एयर चली जाती है। आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव बिफोर द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स इक्वेटर। और फिर ये चेंज होती रहती है, नॉर्थ से साउथ इक्वेटर, साउथ से नॉर्थ इक्वेटर, नॉर्थ से साउथ पोल, साउथ से नॉर्थ पोल, जो कि हमारा हेमिस्फीयर है। नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये बार बार चेंज होती रहती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैक्सिमम एयर जो भी रहेंगी वो नीचे रहेंगी, और मिनिमम एयर क्या हो जाएंगे, अपवर्ड फॉर्म में ऊपर चले जाएगी। इस रीजन से हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में हमारे चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन जब यहीं एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वार्म का एयर जो प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा साइक्लोन बनने का एक कहीं ना कहीं संभावना बन जाती है। और वो जब साइक्लोन बनती है तो हमारे जितने भी कोस्टल एरिया हैं, यानी कि जितने भी हमारे समुद्री एरिया हैं, अगर आप मैप में देखोगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं वार्म एयर जब बनती है और कोल्ड एयर जब बनती है तो एक कहीं ना कहीं टेम्परेचर की एक क्रिएट करती है, और उस टेम्परेचर क्रिएट करने के बाद हमारा एक तूफान, एक साइक्लोन देखने को मिल जाता है, एक स्टॉर्म्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्टॉर्म्स के बारे में कि स्टॉर्म्स होता कैसे है और साइक्लोन कैसे होता है, और भी डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉर्म्स और साइक्लोन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बने रहिए, और अच्छा लगता है तो शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ भी। हमारे वेंट्स प्रेशर कैसे बनाते हैं वेंट्स, और हमारी पृथ्वी पे प्रेशर, एयर प्रेशर कैसे बनता है। अब हम देखने वाले हैं स्टॉर्म्स के बारे में। तो स्टॉर्म्स क्या होता है, स्टॉर्म्स एक वेरी बैड वेदर हमको मानते हैं हम लोग कि वेदर में भी बहुत बैड वेदर जो होता है वो स्टॉर्म्स वाला वेदर होता है। क्यों? बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि लॉट ऑफ रेन्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ आपने देखा होगा, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी आती है उसके साथ, तो वहीं एक्चुअली स्टॉर्म्स होता है। और ये स्टॉर्म्स हार्मफुल कर सकता है हम सभी को, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस बींग्स हैं, तो इन सबको हमको
सबको क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, उसके साथ तूफान भी आ गया, तो कई लोगों का घर मतलब बह जाता है, डूब जाता है, टूट जाता है, तो ये होमलेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, एनिमल्स को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, लोग कहीं ना कहीं मर जाते हैं लाइटिंग की वजह से, जो लाइट पड़ जाती है, ठीक है। तो ये स्टॉर्म्स का वेरी बैड वेदर माना गया है इसको। अगर यही स्टॉर्म थोड़ा सा और मजबूत हो जाता है और तगड़ा स्ट्रांग हो जाता है तो ये साइक्लोन का रूप ले लेता है। साइक्लोन में पढ़ेंगे हम लोग अब कि साइक्लोन एक वेरी लार्ज एयर होता है, एक बहुत ज़्यादा मासस लेवल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा लेवल पे जब एयर प्रेशर बनता है तो साइक्लोन हो जाता है। मैंने आपको बताया यही साइक्लोन रिपीटेड करता रहता है अराउंड, अगर तो स्ट्रांग सेंटर में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये निकलता है और ये क्रिएट करता है। और ये रिक्वायर्ड कंडीशन में अगर बारे में बात करें इसकी अगर साइक्लोन बनना है, साइक्लोन बनेगा तभी जब इसको रिक्वायर्ड कंडीशन मिले, और वो रिक्वायर्ड कंडीशन गाइस 26 डिग्री है, ठीक है। 26 डिग्री के अगर मैक्सिमम 26 डिग्री में अगर आ गया ये साइक्लोन क्रिएट कर देगा। और ये मैक्सिमम अगर हम बात करें इंडिया में तो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, अगर आप इंडिया का मैप में जाओगे इस मैप में, तो इस मैप में आप गाइस देखोगे कि इस इधर अरबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं साइक्लोन आता है, अगर बात करें तो साइक्लोन सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में आता है। क्यों आता है? क्योंकि 26 डिग्री का जो रिक्वायरमेंट है इसकी, ये कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा कंप्लीट होती है। बिकॉज कि यहाँ पे हमारे कोस्टल एरिया है, यानी कि हमारे समुद्री एरिया हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर यहाँ पे लो प्रेशर टू हाई प्रेशर होता रहता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से कहीं ना कहीं साइक्लोन आता हुआ नज़र आता है। अभी हाल ही में इंडिया में कौन सा साइक्लोन आया था उसका नाम जरूर कमेंट करिए अगर आप जानते हो तो। बाकी बात करते हैं मानसून क्या होता है। अब बात करते हैं तो मानसून एक तरह से आपने सुना होगा लोगों की बातें, और आप जान भी रहे होंगे खुद कि मानसून हमारे जब देश में आता है तो मानसून जब आने लगता है तो हमारा कहीं ना कहीं बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो क्रिएट करिए आप लोग थोड़ा सा माइंड को सॉरी। तो जो मानसून वर्ड है ये डिवाइड किया गया है मौसम के वर्ड से, ठीक है। मौसम के वर्ड से डिवाइड किया गया है, क्रिएट किया गया है मानसून वर्ड। और यही मानसून वर्ड जब मौसम के वर्ड से क्रिएट किया गया है तो इसको सीजन भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन। इसी तरह से जब बारिश का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो इसको मानसून बोल देते हैं। और रेनी सीजन आने का जो कहीं ना कहीं हमको झलकने लगती हैं चीज़ें, उसको मानसून विंड्स के रूप में बोल देते हैं। और जब विंड्स कैरी करती है और रेन भी लेकर आती है तो हम लोग बोलने लगते हैं कि मानसून अब क्या हो गया, आ गया। हमारे देश में किस मंथ में मानसून आता है आप ज़रूर कमेंट करिए अगर जानते हैं तो, कि मानसून हमारे देश में कब आता है। विंड्स के साथ साथ रेन भी होती है थोड़ी बहुत, जब स्टार्टिंग होती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आप को क्रिएट करिए, माइंड को थोड़ा सा लार्ज लेवल पर सोचिए। जब हमारे देश में मानसून आता है, यानी कि जब रेन का जो आना, बारिश के मौसम को शुरुआत कहाँ से होती है, किस मंथ से, आप थोड़ा सा कमेंट करिए, ठीक है। वहीं हमारा मानसून का कहीं ना कहीं शुरुआत होगी। अब बात करते हैं कि थाउड स्ट्रॉम क्या होता है। थाउड स्ट्रॉम आपके चैप्टर में हालांकि दिया है। ये टेम्परेचर जो होती है प्रोड्यूस करती है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फॉर्म में स्टॉर्म्स वाटर के साथ। तो ये एक कहीं ना कहीं फ्री डाउन इट्स द बिकॉज द साइक्लोन इन द लार्ज एरिया। और जब ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि साइक्लोन का छोटा रूप, साइक्लोन जैसे आपने देखा होगा, सही बताया हूँ मैं अभी, कि साइक्लोन क्या होता है, एक बहुत लार्ज लेवल पे एयर जब क्रिएट होती है तो साइक्लोन बन जाता है, टेम्परेचर क्रिएट होती है तो। लेकिन वहीं थोड़ी सी कम और होती है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है, तो उसको हम लोग थाउड स्ट्रॉम बोल देते हैं। ये टेम्परेचर एक हद तक स्ट्रांग रहता है, फिर बाद में नॉर्मलाइज हो जाता है, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं थाउड स्ट्रॉम बोल देते हैं। और ये क्रिएट कर सकता है हमारा साइक्लोन को भी, ठीक है। तो ये बात का आपको ध्यान देना है, यही चीज़ें हमारे साइक्लोन रूप में बन जाती हैं अगर ये ज़्यादा लार्ज लेवल पे हो जाए तो। बात करते हैं कि डिफरेंट नेम्स भी हैं साइक्लोन के, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। जैसे जापान में टाइफून के नाम से, अमेरिका में
हरिकोन के नाम से। तो ये सारे नाम्स भी हम लोग को पता होना चाहिए कि टाइफून दे दिएगा कि टाइफून किस देश में इसको बोला जाता है, साइक्लोन का नाम दिया जाता है, तो आपको जापान में याद रखनी है, ठीक है। अब बाकी थोड़ा सा चैप्टर में दिया है आपके लास्ट में कि साइक्लोन जब आता है तो अर्थक्वेक भी आता है। तो अर्थक्वेक जब आती है, अर्थ जब प्रेशर लेती है, अर्थक्वेक जब आता है साइक्लोन के साथ साथ आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक भी आ गया। तो अर्थक्वेक में साइक्लोन के कंडीशन में आप कैसे बच सकते हो, बचाव कैसे कर सकते हो, दूसरे का हेल्प करके और ख़ुद को बचाते हुए दूसरों का हेल्प करना, ठीक है। इस तरह से जिनके पास देख रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेस की कमी है जिससे वह नहीं बच सकते हैं, उनकी जान जा सकती है, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। अगर हम साइक्लोन में एक साथ जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम अपने इस लोगों को बचा पाएंगे इस साइक्लोन के कंडीशंस में, ठीक है। ये थोड़ी सी आपके चैप्टर में दिया है ओवरव्यू, ताकि आप इसको समझ पाएँ कि अगर साइक्लोन जैसी माहौल आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अपने जान जोखिम में डालकर पड़ोसी को बचानी है, नहीं, अपने भी बचना है और पड़ोसी को भी बचाना है, क्योंकि हमारा जो देश है एक डाइवर्स देश है और इस देश में हम सबको प्रेम से रहना सिखाया गया है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद। और शेयर करें लेक्चर को अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।